अगर हम एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं तो हमको सिलेक्शन लिस्ट से बाहर कर देता है और ये गलती ना हो और सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आए, इसलिए हम फास्ट मोड में रिविजन क्लासेस लेके आए हैं। आज हम देखने वाले हैं संविधान को। इसके पहले हमने 2 क्लास लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख सकते हैं। नमस्कार, परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज देखने वाले हैं हम लोग संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना पूरा पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब हम इसके एक एक टर्म्स को देख करके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनता है उसको देखते हुए चलेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन करते चलेंगे तो एक क्लास में पूरा जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम में किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको हम देखेंगे, उसके हिसाब से हमको एक्सप्लेनेशन देखना है। और जैसे यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, संविधान हम भारत के लोग से देश अंगीकृत, अधिनित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि संविधान का परिचय या संविधान की क्या भूमिका है। तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा। तो जैसे इसमें से संविधान की प्रस्तावना से हमको क्या पता चलता है, संविधान की प्रस्तावना से हमको क्या पता चलता है कि संविधान का ये क्या है, ये सार है। उसके अलावा क्या है, सार तत्व तो इसमें मेंशन है। उसके अलावा ये एक आदर्श है, हमारा संविधान क्या आदर्श होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। उसके अलावा क्या है, स्वरूप है। उसके अलावा स्त्रोत और तिथि। ये सारा चीज संविधान को देख करके, हम संविधान की प्रस्तावना को देख करके हम संविधान के बारे में पता चल सकते हैं कि अगर हम संविधान की प्रस्तावना को देख ले तो हम बता सकते हैं कि ये सार तत्व है कि हमारा संविधान का पूरा सार क्या है, ये प्रस्तावना है। उसका आदर्श किस प्रकार से होगा, संविधान से प्रस्तावना से पता चलता है। स्वरूप किस प्रकार से होगा, किस प्रकार का स्वरूप होगा, कि वलशीला है या फिर कठोर संविधान है, या उसको परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, लिखित है, अलिखित है, क्या है, वो सारा चीज इसमें पता चल जाता है। इसका स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से लिया गया है, क्या अपने से निर्मित है या कहीं से कुछ लिया गया है, सारा चीज से पता चल जाता है। किस स्थिति को इसको लागू किया गया, ये सारा चीज हमको पता चल जाता है। तो ये क्वेश्चन सीधा फैक्ट लिखा हुआ आएगा और वहां से रहता है कि ये सारा सारा पॉइंट रहेगा, इसमें से कुछ रहेगा नहीं रहेगा, और इसमें से क्या सत्य है या असत्य है बताइए। तो ये हो गया ये सारा चीज। जो यहाँ पर बोर्ड में मैंने लिखा है आप उसको लिख सकते हैं। जो मैं बोल रही हूँ जरूरी नहीं हर चीज को लिखना, उसको आप अपने नोट्स में मेंशन करते जाइए। ये आप समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा चीज हमको संविधान से पता चलता है। अब जैसे संविधान हमने बनाया, इस संविधान को बनाने की जो कल्पना कहाँ से मिली, प्रेरणा कहाँ से मिली, तो विचार कहाँ से आया। तो ये विचार आया अमेरिका के संविधान से। क्योंकि अमेरिका के संविधान क्या है, पहला लिखित संविधान है, उसके बाद हमारा आता है पहला लिखित संविधान। और हम भाषा देखें कि हमारा भाषा क्या है, ये विचार तो हमने अमेरिका से लेके हमारे जैसे उनका लिखित संविधान है वैसे भी हमारा एक लिखित संविधान है। कई देश ऐसे हैं जिनके संविधान तो है लेकिन लिखित रूप से मेंशन नहीं किया ऐसा, लेकिन हमारा इसके पहले अमेरिका का था, अब हमारा है। भाषा क्या है, भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया। और जैसे इस संविधान को बनाना है, अगर हम पूछता तो कहेंगे प्रेरणा हमको मिला जो नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था आपका 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। क्या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, किन्होंने किया था, पंडित नेहरू जी ने। तो वहां से हमको ये मिला। अब संविधान द्वारा इसको स्वीकृत कब किया गया, अगर हम देखेंगे तो 22 जनवरी 1900 संविधान जो ये है आपका प्रस्तावना है, तो 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकृत कर लिया गया था। और एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन में उठाया जाता है कि ये गैरवाद योग्य है, गैरवाद योग्य गैरवाद योग्य किसको कहते हैं, नॉन जुडिशियबल। मतलब आप इसको ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार के हाँ ऐसा ऐसा है आप दावा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक बार हुआ था इसमें संविधान संशोधन, अभी तक एक बार हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद अभी तक संविधान संशोधन नहीं हुआ। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है, तो संविधान की उसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो क्या किया जा सकता है, हाँ यस, लेकिन मूल ढांचे में नहीं।
तो अभी तक एक बार ऐसा नहीं है कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, पर मूल ढांचे में नहीं किया जा सकता है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या करता है, वो बीच बीच में इस तरह की रीट जारी करके बताता है कि ये मूल संविधान के अंतर्गत आता है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया है कि कौन कौन सा मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्वेश्चन ये है, इसको आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन अभी तक एक बार हुआ है, अभी तक नहीं होता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसको और आगे इसमें देखेंगे। एक बार संविधान संशोधन हुआ था और संशोधन के दौरान 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो है समाजवाद, इसको हम लोग जो पॉइंट दे रहे हैं ना, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है कि कैसे टुकड़ा में, इसको लाइन से आपको जैसे सारा चीज ऊपर से देखते आएंगे तो समझ आएगा। जैसे 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक क्या था आपका, समाजवाद, समाजवादी। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। नहीं दिख रहा है क्या? चलो मैं बोल दे रही हूँ। एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और है अखंडता। ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये चीज हो गया। अब हम देखेंगे कि जैसे संविधान संशोधन तो हुआ एक बार, अभी क्या कर सकते हैं, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या प्रस्तावना भी आता है, प्रस्तावना भी आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, इसको ध्यान रखेंगे। मूल ढांचे में संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब इसमें बहुत सारे वाद आए हैं कि कौन, कई बार बोला गया है कि संविधान का प्रस्तावना मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, वाद योग्य है। कई बार बोला गया है वाद योग्य नहीं है। जब हम इसको मेंस में पढ़ते हैं तो बहुत डीपली पढ़ते हैं, बहुत सारे इसमें वाद है, उसमें से क्वेश्चन मेंस में बनता है। तो फिर भी एग्जाम के पर्पज जो पूछा जाएगा उसको हम सारे को देखेंगे। संविधान को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग नाम से जाना है, और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किसको कहा गया। जैसे संविधान की जैसे कुंजी कहा, संविधान को क्या, जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान की क्या कहा गया है, एक वर्ड यूज किया जाता है, कुंजी। दूसरा कहा जाता है कि आईडी कार्ड या परिचय पत्र, आईडी कार्ड किसको कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। किसने कहा उसको हम देखेंगे। एक ने कहा कि ये क्या है, जन्म कुंडली है, गणतंत्र की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली किसने कहा, इसको हम देखेंगे। और संविधान की एक आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा, जो कुंजी है, संविधान की कुंजी कहा अर्नेस्ट वार्कर, अर्नेस्ट वार्कर। और आईडी कार्ड का है कि ये जो प्रस्तावना है संविधान की क्या है, आईडी कार्ड है। इसको कहा है NA पालकी वाला। और गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है KM मुंशी। संविधान की आत्मा कहा है ठाकुर, सीधा क्वेश्चन आता है ना, इसको याद रखेंगे, भार्गव दास। जैसे ऐसे थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी याद कर लेते हैं ताकि हमको याद रहे, कई बार के विचार नाम है भूल सकते हैं। कुंजी मतलब क्या होता है, अर्नेस्ट वार्कर। इसको कैसे रिलेट करेंगे, क से कुंजी, कुंजी और कर, वार्कर। अब इसको हम ऐसे रिलेट कर लेते हैं कि अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन रहे तो ऑप्शन को देख करके हम याद करके, कई बार कंफ्यूजन होता है तो जो याद मैं अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, मैं अपने तरफ से बता देती हूँ। अगर आपको इससे बेहतर ट्रिक मिलता है तो आप जैसे भी याद करें, बस याद होना चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, मेन हमारा मकसद है। देखिए इसको कैसे, कुंजी है, कुंजी को अगर अभी जैसे स्कूल में छोटे थे तो कई बार अभी भी है, कुंजी किसको बोलते थे, कुंजी एक ऐसी हिंदी वर्ड था जो हमारा बुक था ना, अभी भी स्कूल कॉलेज में अलग से आता है। उसका एग्जाम से पहले जनरली क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर पैटर्न दिया जाता है सारा बुक का, जो एग्जाम के पर्पज से तैयार किया जाता है। एक उसका शार्ट फॉर्म कर सकते हैं, उसको कहा जाता है कुंजी। अब कुंजी ये इसको एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं। ये बोला कि जैसे ये भी प्रस्तावना क्या है, पूरा संविधान का एक छोटा सा कुंजी ही है, मतलब एक छोटा सा एक एक चैप्टर में सारा चीज को समाहित किया गया है, सेम वैसी कुंजी होता है कि ये जो आर्नेस्ट है, आर्नेस्ट है उसको ऑनेस्ट, ईमानदारी तरफ से ये बोला जाता है कि भाई तू कुंजी कर ले, कुंजी कर, तब तू पास हो जाएगा। तो कुंजी कर किसको बोला गया, आर्नेस्ट। अगर इसमें कर भी याद होता है तो भी याद आ जाएगा, कुंजी कर, कुंजी कर मतलब कुंजी का उपयोग कर, कुंजी का उपयोग कर, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। दूसरा है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड किसने बोला, NA पालिकर,
सॉरी एन है पालकी वाला। एन है पालकी वाला। तो जो पालकी है, पालकी क्या है, ऐसे आप देखते हैं पिक्चर वगैरह में, इसमें बना रहता है, इसमें बैठ के इसमें दोनों साइड से आदमी पकड़ते हैं, उठाते हैं, उसको लेकर के चलते हैं, ये पालकी है। तो पालकी में जो व्यक्ति बैठा था, अब कौन व्यक्ति बैठा है, तो चारों तरफ से ढका रहता था। तो ये बोला गया कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ, किसमें, जो पालकी में बैठे हैं उसको। तो ये आईडी कार्ड आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जब भी पालकी वाला आए, एने पालकी वाला, तो ये पालकी को पकड़ना है, तो इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा था, आईडी कार्ड कहा था। अब ऐसे रिलेट कर सकते हैं। गणतंत्र की जन्म कुंडली, जन्म कुंडली, कुंडली कैसे रहता है, कुंडली इस फॉर्म में रहता है। जो साइंस पढ़े वो जानते हैं इस तरीके से। कुंडली मतलब घुमा हुआ संरचना या स्प्रिंग जैसे संरचना है, ये संरचना, ये कुंडली संरचना है। तो कुंडली कुंडली क्या है, अगर हम कुंडली को प्रेस कर देंगे ना, ऐसे प्रेस कर देंगे तो एक जगह छोटा बन जाता है, छोड़ देंगे तो फैल जाता है। तो मुंशी जी का काम क्या रहता है, मुंशी जी सारा खजाना को एक जगह रखते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो उसको फैला देते हैं, जरूरत नहीं पड़ता समेट लेते हैं। तो मुंशी से याद रखेंगे जन्म कुंडली। के एम मुंशी जो संविधान सभा में संविधान निर्माण के दौरान वही मुंशी है ना, के एम मुंशी, उन्होंने कहा कि गणतंत्र की जन्म कुंडली। गणतंत्र मतलब जहां पर गण या सामान्य लोगों का राज्य है उसको गणतंत्र बोलते हैं, एक होता है राजतंत्र। ये गण की जन्म कुंडली कहा के मुंशी। उसके बाद संविधान की आत्मा किसने कहा, भार्गव ने कहा। जैसे यार ठाकुर से भी ले सकते हैं, ठाकुर जी हम किसको बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं ठाकुर जी। तो हम सबकी आत्मा होती है, तो इससे रिलेट कर सकते हैं संविधान की आत्मा। तो इस तरीके से किन विशेषज्ञों ने संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से या किस प्रकार से संबोधित किया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है बिना किसी घुमा फिरा के। अगर ये नाम में आप कंफ्यूज होगे ना, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। जानते हुए भी कि हाँ आपने तो पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर इस तरीके से हमने देखा होगा ना, तो क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़े रहेंगे, एक बार आपने सुन लिया, तो जैसे ये नाम आएगा ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा कहा, तो आत्मा हमने भगवान जी को कहा था, उसमें ठाकुर, हमारे ठाकुर आ जाएगा। कुंडली आएगा, तो कुंडली मतलब स्प्रिंग जैसा। अब उसको मैनेज कौन करता है, मुंशी करता है। पालकी वाला में ये कहानी, ये सारा स्टोरी आपके दिमाग में आएगा, आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो स्रोत है इसमें से जो उसको तो हम बाद में देखेंगे कहाँ से क्या लिया गया है। इसमें इस हम भारत के लोग, यहाँ से यहाँ तक अब एक एक हम इसको देखते जाएंगे। हम भारत के लोग मतलब किसको बोला गया है, ये हम भारतीयों के लिए बोला गया है, या जो जनता है उसके लिए बोला गया है। जनता, हम भारत के लोग मतलब जनता को संबोधित किया गया है। और इसका जो घटक है इसको देखेंगे, या घटक का जो स्वरूप है उसको हम देखेंगे। इसको लागू कब किया गया, ये जो सारा चीज है लागू किया गया है उसको याद रखेंगे 26 नवंबर। स्वीकृत किया गया था वो डेट अलग है ना, स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को, वो अलग चीज है। लेकिन जब लागू किया गया है डेट में कंफ्यूजन था। स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 ये स्वीकृत है। लागू 26 नवंबर 1949 लागू हुआ था। उसके बाद जो घटक है सारी चीज 26 नवंबर 1950। अब जो इसमें से न्याय बोला जाता है, कि जो न्याय है, कुछ कुछ वर्ड हैं, जैसे न्याय हो गया, न्याय, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समता या समानता या बंधुत्व। ये जो वर्ड है इसको सीधा डायरेक्ट पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, कितने प्रकार की समानता और बंधुत्व की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर संविधान आपका प्रस्तावना, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि बार बार आपके दिमाग में ये छपा रहे कि कितने प्रकार से है वो याद रहे। कई बार सीक्वेंस पूछ देता है कि किसके बाद क्या आता है, तो सीक्वेंस भी जानना हमको जरूरी है, उसको भी ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे कि किसके बाद क्या आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि पहले इसको संविधान, इसको पहले इसको सीक्वेंस को देख लेते हैं ताकि ये हमको अच्छे से याद रहे। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब यहाँ पर जो भारी भरकम वर्ड है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे देखिए, इसके लिए मैं एक वर्ड बताती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है, इसमें सीक्वेंस याद करने के लिए यहाँ तक तो सबको याद ही रहेगा, वो मौखिक जिन्होंने पढ़ा उसको याद ही रहता है। बाकी के सीक्वेंस गड़बड़ाता है उसके लिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इतना तो याद रहता है मौखिक रूप से। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले आगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं हो, तो लाइन में आ ही जाता है। उसके बाद इधर गड़बड़ाता है समाजवादी, पहले आता है कि पंथ निरपेक्ष। याद है जिनको अच्छी बात है, याद नहीं है और एग्जाम में जाकर कंफ्यूज होते हैं उनके लिए चीज है, जिनको याद है उनके लिए तो जरूरत नहीं है।
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये सीक्वेंस को याद रखने के लिए मैंने जोड़ दिया है एसपी एलजी। जैसे एसपी क्या है, एसपी कब बनते हैं, जैसे सीजीपीएससी है या कोई भी स्टेट पीएससी में सीधा अगर पुलिस विभाग में जाना चाहेंगे तो बनते हैं डीएसपी, और एसपी बनने के लिए उनको यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने दिया कि यूपीएससी जो है, जो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संघ का या फिर देश का संविधान पढ़ रहे हैं, राज्य का तो अपना कोई संविधान रहता नहीं है, तो वहां से बना एसपी। इस एसपी ने क्या किया कि एसपी ने एक एलजी सिलेंडर लिया। एसपी ने, जो एसपी थे उन्होंने एलजी सिलेंडर लिया, एसपी ने एलजी सिलेंडर लिया, इतना याद रहा कि एसपी ने एलजी सिलेंडर लिया। इस एसपी से आ गया आपका समाजवादी, पी से आ गया पंथ निरपेक्ष, ए से आ गया लोकतंत्रात्मक और जी से आ गया गणराज्य। आप देखिए थोड़ा सा फनी तो लगता है, लेकिन आपको याद करना है तो कुछ भी तरीके से याद होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो अब हमको याद रहेगा एसपी ने, जैसे अब इसको जोड़ लेंगे हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद एसपी को लगा नहीं भाई, बीच में उसको याद आया, वो संविधान पढ़ रहा था एसपी, उसको याद आया कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो सोचा अरे भाई मेरे देश को तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लेकिन मेरा सोचता है कि मेरे घर में टंकी खत्म हो गया है एलजी। फिर वो बोलता है एसपी एलजी टंकी चाहिए, है ना, तो वो गैस टंकी चाहिए एलजी। तो अब एसपी एलजी, अब यहाँ पे अब मान लो ये सीक्वेंस भूलेंगे भी ना, तो एसपी एलजी याद आएगा तो आप आसानी से क्रिएट कर देंगे। अब एसपी को मैंने जोड़ दिया कैसे, क्योंकि कई बार हम ट्रिक बनाए रहते हैं, ट्रिक को ही भूल जाते हैं कि अरे भाई हमने ट्रिक क्या बनाया था, ट्रिक ही याद नहीं है तो आगे क्या करेंगे। तो हमने एसपी को जोड़ दिया, क्योंकि एसपी बनते कैसे हैं जब हम यूपीएससी क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके बाद समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सार सार विचार, यहाँ पर सार क्या है, सामाजिक हो गया, ये आर्थिक हो गया, आर क्या हो गया, राजनीतिक हो गया, राजनीतिक न्याय और विचार इसको एक साथ ले लीजिए, है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, सार विचार। एसपी ने क्या किया, एलजी का सिलेंडर उन्होंने ऑर्डर कर दिया। उसके बाद उन्होंने लगा कि जो विचार आया ना एकदम, अब जो मैं आगे काम करूँ ना वो एकदम सार विचार होना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर लेने के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो सार विचार होना चाहिए। तो सार विचार, तो ये क्या आ जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार आ गया। उसके बाद अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवीडी, मतलब जो भी सार विचार सोचना है, और जो भी एविडेंस, इसको एविडेंस आगे कलेक्ट करूंगे ना, क्योंकि एसपी या पुलिस विभाग का काम क्या है, जो भी घटना हुआ है तो उसका एविडेंस कलेक्ट करना है और उसको जाके आगे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है। तो वो करता है कि मैं, मतलब सिलेंडर लेने के चक्कर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, एसपी बोलता है अब मैं एकदम सार काम करूंगा, सार विचार करके सार काम करूंगा और एविडेंस कलेक्ट करूंगा, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो भी काम है मेरा अच्छे से करूंगा। तो एविडेंस यहाँ पर आ जाएगा। ए से क्या आ गया, अभिव्यक्ति, बी से विश्वास, यहाँ पर विचार, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा ना, यहाँ पर विश्वास और विचार, तो इसलिए विचार हमने पहले ले लिया है। तो सार विचार मतलब ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और डी क्या है, धर्म, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो आ गया धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, इधर तो आपको याद कर लेंगे, इधर तो उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए। आगे नीचे क्या है, दृढ़ संकल्प होकर डैश डैश, इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर इधर तो याद हो जाएगा, इतना तो याद हो गया, उपासना की स्वतंत्रता। लास्ट में क्या करते हैं, जितना भी उपासना, उपासना किसके लिए करते हैं कि भाई हमको भी अच्छा नौकरी मिल जाए, प्रतिष्ठा कब बढ़ेगी, जब नया अवसर मिलेगा, नौकरी मिलेगा। तो आपने क्या क्या उपासना किया, उन्होंने, ये जो एसपी ऑलरेडी अपने पोस्ट में है, लेकिन अब यहाँ पर जो स्टोरी यहीं पे लास्ट कर दीजिए, है ना, ठीक है। अब इसको अपने में ले लीजिए कि हमको उपासना करना है, कि हमको प्रतिष्ठा बढ़ाना है, हमको अच्छा नौकरी मिल जाए, हमारे मम्मी पापा, घर परिवार, जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं स्वयं के लिए, तो प्रतिष्ठा तभी बढ़ेगा जब अवसर मिलेगा। तो अब ये भी मतलब अब कुल मिला के मैंने इतना आपको इसको ट्रिक में लपेट दिया है कि एक बार आप पढ़ लेंगे, मान लीजिए आप भूल भी जाते हैं, कैसे भी भूलेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। अब अच्छे से आपने क्लास को ध्यान से सुना है तो 100% आप इसमें से क्वेश्चन आता है, क्योंकि सीक्वेंस वहां पे याद नहीं होता, पूरा संविधान हम पढ़ नहीं पाते कई बार। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनके लिए नहीं है उनके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ। अब मैंने सारा चीज इसमें समेट दिया है। उसके बाद बाकी का राष्ट्रीय एकता और अखंडता, तो पहले एकता एकता आएगा, उसके बाद अखंडता, क्योंकि सीक्वेंस में बहुत सारा वर्ड दे देता है आपको, सीक्वेंस से जमाई, तो अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं रहेगा ना तो क्वेश्चन 100% गलत होगा। तो इसलिए इसको मैं बार बार तोड़ तोड़ के बता रही हूँ। पहले एकता आ जाएगा, उसके बाद अखंडता, उसके बाद बंधुता। पहले एकता एक में बांधेंगे और ये करेंगे कि ये अखंड रहे, ना टूटे। पहले हमने एकता लपेट दिया, एक में बांधेंगे ना टूटे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आपस में भाईचारा रहे। उसके बाद अंगीकृत, अधिनित और आत्मा अर्पित करते हैं। किसी चीज को पहले, आपका शरीर है,
शरीर के अंदर पहले क्या रहेगा, अंग रहेगा, अंग रहेगा। अब उसके नियमित आपका मतलब उसको मानते हैं कि अपना मन आ गया, नियमित मन, मान लीजिए ये मन है, उसके बाद आत्मा, उसके बाद वो आपके आत्मा में, पहला आपका शरीर आता है, फिर मन आता है, फिर उसके बाद आत्मा आता है। तो अंगीकृत, अधिनित और आत्मार्पित, इस तरीके से पूरा संविधान को आप देख सकते हैं। और इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा, अब आप देखेंगे कि हमने समझ लिया संविधान को, ऐसे आपको याद करना है। अगर जो याद किए हैं भूल भी जाते हैं तो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है इसमें से जैसे आएगा कि इसमें न्याय है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। जो न्याय है तो कितने प्रकार की न्याय न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, उसको देख लेते हैं। अब इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो न्याय हम देखेंगे तो हमको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। इसको याद रखेंगे, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। सामाजिक, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, सामाजिक न्याय हो गया। उसके बाद स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है हमको, न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 1 2 3 4 5, मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसको क्वेश्चन पूछता है ना कि कितने प्रकार की, न्याय 3 प्रकार की, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, और इसमें है समानता, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है। तो यहाँ पर अलग से कितने प्रकार का मेंशन नहीं किया गया है। जो संविधान है, संविधान के लिए भारत के सभी नागरिक एक समान है, तो ये सभी समान है, इसमें संख्या इसमें मेंशन नहीं, सभी समान है इसमें। बंधुत्व में क्या किया गया है, बंधुत्व में भाईचारा है ना, अलग से इसमें संख्या मेंशन नहीं है, इसमें भाईचारा, भाईचारा की बात की, बंधुत्व के अंतर्गत भाईचारा की बात की है, आपस में भाईचारा बन रहा है। इसमें संख्या आपका न्याय 3, स्वतंत्रता 5, हमने ये देखा कौन कौन से है इसको। इसमें आपका भाईचारा 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब इसमें जो न्याय है वो किसके तर्ज पे है, किस कहाँ के विचारों से इस प्रभावित है। जो न्याय है, जो भारत के संविधान में जो न्याय दिया गया है वो किसके संविधान से प्रभावित है, तो ये रूसी संविधान से प्रभावित है। रूसी क्रांति कह सकते हैं, रूसी क्रांति जो 1970 के आसपास हुआ था, उसे सन जाना जरूरी नहीं, जो न्याय है रूसी क्रांति से। स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता आपका फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से। और जो समानता है वो अमेरिका, अमेरिका क्रांति से। अब इसको याद रखेंगे, है ना। ये जो न्याय 3 प्रकार के रूसी क्रांति से, स्वतंत्रता 5 प्रकार के फ्रांसीसी क्रांति से, समानता सभी के लिए समान है, कोई संख्या मेंशन नहीं है, अमेरिकी क्रांति से है। तो इसमें से सीधा क्वेश्चन आता है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक वर्ड है ना, उसका क्या मतलब है। बिना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि जो हमारा देश है बिना किसी बाहरी दबाव के अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम है, चाहे वो विदेशी मामले हो या फिर आंतरिक हो, आंतरिक मामलों या विदेशी मामलों, किसी भी प्रकार के जो निर्णय है उसके लिए वो स्वतंत्र है, बाध्य नहीं, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। जब संविधान, जब हम उसमें विकास पढ़ते हैं या देखते हैं कि बीच में क्या है, अंग्रेज क्या कर दिए है कि भाई जो राजाओं के अधिकार को छीन लिया था, कि अब अपने अंदर मतलब आंतरिक मामलों का निर्णय तो ले सकते हैं, लेकिन विदेशी मामलों का निर्णय आप नहीं ले सकते, वो निर्णय हम लेंगे। इस प्रकार के किसी भी प्रकार का कोई बाध्य नहीं है, तो इसी के लिए होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमारा प्रभुत्व है और हम निर्णय लेने के लिए संपन्न है, हम किसी के दबाव में कोई काम नहीं करेंगे, तो इसके लिए है। उसके बाद प्रस्तावना का स्वरूप या प्रकृति देखेंगे, तो इसका स्वरूप या प्रकृति इस प्रकार से है, जैसे एक आता है समाजवादी होता है, या फिर हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं ना, तो 2 प्रकार के 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। तो इसका इसमें सीधा क्वेश्चन पड़ता है कि इसका संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान का जो स्वरूप प्रकृति है, प्रकृति है वो किस प्रकार का है। हमने अभी तक देखा, जैसे हम इस लाइन को देख लिए, अब हमने देखा कि ये लाइन हमारा पूरा यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे इस यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, इसको हमने देखा। इसमें एक लाइन और है, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे संविधान की जो प्रकृति का स्वरूप है, इसमें क्वेश्चन समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाह रहा है, तो यही क्वेश्चन है संविधान के स्वरूप की जो प्रकृति उसको पूछता है। जैसे अब हमने देखा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, इसको हमने समझ लिया कि आंतरिक और वैदेशिक मामलों का निर्णय लेने के लिए वो सक्षम है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो ये बनेगा। उसके बाद आता है कि जो आपका समाजवादी है, समाजवादी मतलब क्या है, ये प्रकृति ही बता रहा है ना। जो पहला लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये संविधान के स्वरूप का प्रकृति कैसा है वो बताना चाहे। उसके बाद उसमें न्याय देगा, फिर उसकी स्वतंत्रता है, सारा चीजें। पहला लाइन उसकी प्रकृति बता रहा है, उसके बाद इन्होंने क्या क्या न्याय देगा वो बताएगा, क्या स्वतंत्रता है वो बताएगा, और अवसर क्या है, और राष्ट्र किस प्रकार से होगा, ये सारा एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें स्वरूप देखते हैं। हमने इसको देखा समाजवादी मतलब क्या है। समाजवादी मतलब होता है
कि जो हमारा एक होता है जो अर्थव्यवस्था है, समाजवादी के अधिक जैसे एक होता है क्या कहें कि जैसे हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था में हम 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, तो उसमें हम नहीं जाएँगे। तो जो हमारा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब होता है इसमें निजी और गवर्नमेंट दोनों का बराबर भागीदारी है, दोनों को बराबर मौका दिया जाता है। तो इसलिए हमारा जो संविधान है वो समाजवादी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, ताकि निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिले और देश को चलाने में दोनों की बराबर भूमिका रहे, क्योंकि कंट्रोल वो अपने हाथ में रखता है गवर्नमेंट, लेकिन निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरीके से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के भी दोनों सह-अस्तित्व हैं। तो ये समाजवादी हो गया। उसके बाद आता है इसमें पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्म उसके लिए बराबर होंगे और किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्म का समान अधिकार होंगे। मतलब उनके अपने बढ़ने में, वृद्धि करने में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। मतलब राज्य कोई स्पेशल या एक धर्म में नहीं होगा। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का तात्पर्य शासन चलाना या शासन को चलाने की जिम्मेदारी है वो जनता में निहित है। जनता में कैसे निहित है? जैसे जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से वो क्या करते हैं, शासन को चलाएंगे। जो लोकतंत्र है, व्यवस्था 2 प्रकार से होता है। लोकतंत्र व्यवस्था एक तो होता है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष वाला है। अप्रत्यक्ष भी होता है, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह है। स्विट्जरलैंड कुछ गड़बड़ हो रहा है। स्विट्जरलैंड। तो यहाँ हम प्रत्यक्ष भारत में हम यहाँ पे जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जाकर के राज्य चलाते हैं। तो ये हो गया लोकतंत्रात्मक। उसके बाद आता है गणराज्य। गणराज्य मतलब होता है यहाँ राज्य का प्रमुख, भारत का जो प्रमुख होगा वो जनता द्वारा परोक्ष रूप से जो निर्वाचित होगा वो होगा, और मंत्रिपरिषद के सहयोग से वो अपना क्या चलाएगा, देश चलाएगा। और भारत के प्रमुख कौन होते हैं हमारे? भारत के प्रमुख होते हैं हमारे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, शासन कैसे चलाते हैं? मंत्रियों के सहयोग से शासन चलाते हैं। तो ये हो गया हमारे संविधान के स्वरूप का प्रकृति। उसके बाद हमने न्याय देख लिया, उसके बाद में हमने स्वतंत्रता देख लिया, कितने प्रकार से 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और बंधुत्व देख लिया, समानता दे दिया, और कहाँ-कहाँ से प्रभावित है, रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी अमेरिकी क्रांति से प्रभावित हैं। और संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो प्रमुख वाद हैं उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें से जो 6 वाद महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक प्रमुख वाद है और जो 6 वाद है जहाँ से क्वेश्चन जनरली बनते हैं, जैसे बेरोगारी वाद है 1960, उसके बाद सज्जन सिंह केस 1964, गोलकनाथ 1967, उसके बाद केशवानंद भारती 1973, एस आर बम्बई 1994, एलआईसी बनाम भारत संवाद 1995। इनमें इन्होंने क्या कहा उसके लिए सीधा क्वेश्चन बनता है। जो बेरोगारी वाद था 1960 में, उनका कहना था कि संविधान का अंग नहीं है। क्या संविधान का अंग नहीं है? जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। ये दोनों उनके पॉइंट महत्वपूर्ण है। संविधान से सज्जन सिंह केस में जो 1964 में आया कि जो पहले से निर्णय दिए जा चुके हैं उसमें एक बार पुनर्विचार किया जा सकता है, वो किस पे? प्रस्तावना पे। उसके बाद गोलकनाथ ने कहा कि ये गैर वाद योग्य है। कौन सा? प्रस्तावना गैर वाद योग्य है, मतलब और ये संविधान की आत्मा है और इस पे मतलब जाके आप केस नहीं लड़ सकते। उसके बाद केशवानंद भारती 1973, इन्होंने कहा कि यह संविधान का अंग है। कौन? प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती ने कहा है ना, इसको याद रखेंगे। केशवानंद भारती ने कहा है कि संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में नहीं किया जा सकता। और प्रस्तावना का कौन-कौन सा पार्ट मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे नहीं कहा है कि हम समय-समय पे यह बताएंगे कि क्या मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। ये उसका स्टेटमेंट है। एस.आर. बम्बई 1994 में ये भी इन्होंने कहा कि ये संविधान का अभिन्न अंग है। उसके बाद एलआईसी बनाम भारत संघवाद में 1995 में इन्होंने कहा है कि संविधान का अंग है। लगभग सभी ने कहा है कि ये संविधान का अंग है और संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती इसको याद रखेंगे, लेकिन मूल ढांचे में नहीं, है ना। उसके बाद संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन का अंग नहीं, किसने कहा है? बेरोगारीवाद 1960 में। इसको याद रखेंगे, एक याद हो गया, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। ये हो गया संविधान के प्रमुख वाद जो ये बोलते हैं कि संविधान का अंग प्रस्तावना होगा, नहीं होगा, संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है तो किसमें? मूल ढांचा है तो कौन सा मूल ढांचा है? ये सारा इसमें से क्वेश्चन बनता है। सीधा सीधा फैक्ट उठा के पूछेगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट में कि संविधान की विशेषता क्या है, और मतलब
लास्ट क्वेश्चन की क्या विशेषता, सीधा फैक्ट पूछता है कि एकल है, मतलब एकल नागरिकता, जो सारा चीज इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता में बहुत सारी विशेषता है, जो मैं एग्जाम्पल पर से हम देखेंगे तो उसको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। जैसे विधि का शासन, हमारे यहाँ क्या है, जो शासन होता है वो संविधान के अनुरूप होता है, विधि का शासन है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो वयस्क है उनको मत देने का अधिकार है। एक टाइम ऐसा था जब हम गुलाम थे, उस समय हमको मत देने का अधिकार नहीं था। हमारे ऊपर शासन किया जा रहा है, हमारे ऊपर शासन चलाया जा रहा है और शासन में हमारी भागीदारी नहीं है। तो अभी ऐसा नहीं है, सभी वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, ये मताधिकार है। और नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। हमारा संविधान जहाँ जरूरत है वहाँ कठोर भी है, अनम्य है, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ सरल भी है। इसी को कहा गया है नम्यता और नम्यता का मिश्रण। संसदीय शासन है, हमारे यहाँ संसद व्यवस्था चलती है, चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्य में हो। जैसे आप केंद्र में, केंद्र में लोकसभा है, राज्यसभा है, और उसी तरीके से अगर हम राज्य में देखेंगे तो आपका विधानसभा और क्या है, विधान विधान परिषद है, जो और राज्यपाल है, उसी तरीके से आपके केंद्र में राष्ट्रपति है। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ सबसे ऊपर रखा जाता है संविधान। संविधान के ऊपर कुछ नहीं है ना, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है, जो भी होगा संविधान के अनुरूप ही होगा। स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका, हमारे यहाँ 3 भागों में बांट दिया गया है पूरे राज्य को, व्यवस्था को चलाने के। न्यायपालिका है, उसमें से एक है न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत जिम्मेदारी दी गई है उसको संविधान को सुचारू रूप से संचालन के लिए। तो वहां पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता है। भेदभाव ऐसा नहीं कि छोटा है बड़ा है, या छोटी जाति का है बड़ी जाति का है, या पैसे वाला है या बिना पैसे का है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। न्याय सबके लिए बराबर है, अधिकार सबके लिए भी बराबर है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। दोहरी नागरिकता को हमारा संविधान विश्वास नहीं करता, इसीलिए एकल नागरिकता है। अगर वो भारत की नागरिकता उसके पास है, किसी और देश की नागरिकता उसके पास नहीं है, वो अगर दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो ऑटोमेटिक उसको भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी या रद्द हो जाएगी। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ, ताकि सभी लोगों को शासन में भागीदारी या भागीदार होने के लिए मतलब मौका मिले। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जैसे आपके त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को कैसे देखेंगे, केंद्र में अलग है, राज्य में अलग है, और गाँव में ग्राम पंचायत, मतलब सभी को शासन में भागीदारी देने का मौका दिया गया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, सबका अपना संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। अगर मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए सीधा अधिकार दिया गया है कि आपके अधिकार में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप हो रहा है या हनन हो रहा है तो आपका कानून उस पर न्याय करेगा। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है हमारे राज्य का या किसी भी मतलब प्रदेश का किसी प्रकार का अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्म उसके लिए बराबर होंगे। हमारे संविधान की विशेषता है। उसके अलावा संघात्मक परंतु एकल की ओर झुकाव, हमारे संविधान है संघात्मक है, संघ व्यवस्था की ओर चलता है, लेकिन एकल व्यवस्था की ओर भी झुकाव है। इसको इसमें एक क्वेश्चन आता है तो इसमें दोनों में अंतर देख लेंगे। उसके बाद ST ST अल्पसंख्यक के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, मतलब संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। जैसे ST है तो उनके लिए क्या क्या विशेष प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। मतलब जहाँ पे दलित वर्ग आते हैं, पिछड़े वर्ग आते हैं, उनको वो प्रोत्साहित भी करता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये हो गया संविधान की विशेषता। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है संघात्मक और एकल में क्या अंतर है, कि क्या संघात्मक के अंतर्गत आएगा और क्या एकल के अंतर्गत आएगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा होता है और 5 मिनट में हम इसको फिनिश करते हैं ना। एक आता है संघात्मक और एकात्मक, दोनों किसको हम संघात्मक कहेंगे और किसको हम एकात्मक कहेंगे। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यह है कि जैसे पॉइंट दे देगा कि यह जो संविधान की एकात्मक व्यवस्था है कि संघात्मक व्यवस्था है, या फिर क्वेश्चन आता है कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, 3-4 पॉइंट दे दिया रहेगा, या एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन हमारे संविधान की एकात्मक व्यवस्था है। तो वहां पर अगर हम समझे नहीं रहेंगे तो समझ नहीं आता है, कुछ कुछ पॉइंट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं, फिर भी देख लेते हैं। जैसे एकात्मक मतलब एक, संघ मतलब समूह, है ना। अब हम देखेंगे जैसे एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, अब हम देखते हैं संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संघ और राज्य में शक्ति विभाजन। हमारे यहाँ संघ की अपनी, केंद्र की अपनी पावर है और राज्य को भी अपना एक पावर दिया जाता है, तभी तो शासन चला पाता है। दूसरा है लिखित संविधान अपना, वो भी एक संघात्मक व्यवस्था है। द्विसदनीय विधायिका है, चाहे केंद्र में है राज्य में है, 2 सदन होते हैं, ये संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। संसद में जैसे 2 सदन है, लेकिन वहां पर राज्य जो सभा है कुछ मामलों में राज्यसभा ऊपर हो जाता है ना। उसके बाद वो संघात्मक व्यवस्था। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा की जो मतलब राज्यसभा की कुछ कारणों से उसको यहाँ पर एग्जैक्ट टर्म नहीं मिल रहा है, मतलब सर्वोपरि माना जाता है, तो वो किस व्यवस्था के अंतर्गत आता है, वो उसकी संघात्मक व्यवस्था है। केंद्र और राज्य में
केंद्र में अलग सरकारें रहती हैं, कई बार राज्य में अलग सरकार रहते हैं, फिर भी एक सरकार चलता है, राज्य चलता है, तो वो एक संघात्मक व्यवस्था है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की तो जा सकती है संविधान संशोधन, लेकिन प्रक्रिया क्या है, बहुत जटिल है। ये आपका संघात्मक व्यवस्था है। इस तरीके से हमने संविधान की प्रस्तावना का पूरा एक डिटेल कर सकते हैं एनालिसिस किया, हमने फास्ट मोड में रिवीजन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जिनको जरूरत है जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।